दोस्तों लीजिए एक और मज़ेदार कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। कहानी लास्ट तक बहुत ही मज़ेदार है। तो कहानी का शीर्षक है सोने की चिड़िया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ जो थी वो एक सेब का पेड़ था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उनमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देखभाल और इतना पक्का इंतज़ाम होने पर भी एक सेब कैसे किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि जो भी सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो सब यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को ज़रूर पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को ज़रूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ ले आए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचा। वहाँ एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराएं मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराएं थी। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी
और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। इधर जब काफ़ी समय बीता और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहाँ भी नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊँगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे कहाँ सफलता मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी वही लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को बड़ी ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में डेरा डाला। वह दूसरी सजी सजाई सराय में दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वही लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते हुए चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूँछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजड़े पर पड़ी। वह पिंजड़ा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ,
अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बगैर नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उनमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूँछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले के पास ले जा पहुँची। किले के पास पहुँचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहाँ से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत सुंदर सा सुनहरा घड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच में सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। वह जीन बहुत सुंदर थी और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने फटे कपड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूँगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ उसे वापस महल मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूँछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुँची। महल के पास पहुँचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिप गया। शाम को जब राजकुमारी
नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल आया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत वापस चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा कि मैं अपनी आज्ञा तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोदेगा। फिर भी उसने अपनी जान बचानी तो थी ही, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ वह एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वहीं लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक कोने की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उनसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि दुनिया का तेज़ से तेज़ घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ,
तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा होते टाइम अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह उस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुमको पकड़ भी नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते घोड़े को ऐड मार दी और सोने का घोड़ा हवा में बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने न सिर्फ मेरी मदद की है, तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम है, मेरे लिए यह कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें ज़रूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा तुम ऐसे लोगों के लिए धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उनके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराएं थी। गांव के लोग और ख़ास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उनके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन भी हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के दोनों भाई बोले कि कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसको कुएं में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहाँ से चलते बने।
कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ ले आए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी ले आए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न ही सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू कर दिया। इधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो मेरी पूँछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूँछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूँछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैंदे में पड़े हुए राजकुमार तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन ज़रा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग ज़रूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल लिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा बहुत नाराज़ था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से भी ज़्यादा दुबली हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, ओह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ भी होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर भी बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब मैं मेरे दुख से तुम्हें क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया,
अब तुम सुख से अपने राजमहल में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मुझे इस जादू से मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश को लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। उसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, लीजिए एक और मज़ेदार कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो कहानी का नाम है गरीब लड़की की होशियारी। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीस पीस कर वह अपना काम चलाता था। उसके एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। वह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी समझदार और होशियार भी थी। वह काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया कि कहो भाई, क्या हाल है, आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो चक्की वाले ने आदरपूर्वक झुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर बसर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। तो राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं। तो चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, यह पूछिए कि उसे कौन कौन से काम नहीं आते। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना, ज़रा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में तो बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वह पछताने लगा कि यार, मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों कर दी। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन लड़की को उसे बड़े गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, यह चरखा है, यहाँ बैठो, इससे रुई काट कर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट कर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा।
यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या मामला है। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे कोई इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काट कर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों में अपना मुंह छुपाए रोती रही। आंसुओं से ज़मीन गीली हो गई थी। उस बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहाँ उसे मनाने वाला भी कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाज़ा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज़ सुनकर सिर ऊपर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि यह राजा का कोई बूढ़ा नौकर है। उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आ गया है। बूढ़े ने पास आकर कहा कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो? इस तरह रोकर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊँ, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट कर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम ख़त्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं यह सब काम कैसे करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर सुई काटने लगा। भन्न भन्न की आवाज़ होने लगी और उसकी अंगुलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहाँ सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहाँ से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहाँ पहुँचा और गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहाँ सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बहुत बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहाँ उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊँगा और देखूँगा, अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ सिपाही लोग तलवारें लेकर पहरा दे रहे थे। वह वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियाँ उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाकर उसके सामने रख गई, लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी कि हे भगवान, यह कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इसको सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह फिर वही दरवाज़ा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी, रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो आज तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेज़ी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और अपना इनाम लेकर वहाँ से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहाँ पहुँचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसे और भी लालच हो गया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला,
देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका भी सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने वाली ही थी कि इतने में फिर से दरवाज़ा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम भी कर दूंगा। लेकिन बताओ तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी। अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम के तौर पर मुझे दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेज़ी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। और ढेर इतना ऊंचा था कि वह छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा भूल मत जाना। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहाँ पहुँचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल ले आया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। वह बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबरा कर पूछा और अपने बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर काँप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते हुए कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो तुम मुझे माफ़ कर दो। कृपया मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास ही रहने दो। उसको इस तरह रोते देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं लूँगा। यह कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहाँ से चला गया। रानी को रात रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बूढ़ा इसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुरा कर कहता था, नहीं यह तो मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढ कर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े
और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, चकताना, ढेंढटंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह से बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से तो एक भी नाम मेरा नहीं है। मैं जाता हूँ, कल ज़रूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, लास्ट दिन है, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊँगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए से नया नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों के लिए दूर गांव में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिसमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वह वहाँ नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिकी हुई कुछ छोटी बड़ी रोटियां तसले में ले रखी थी। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थी, लेकिन एक भी रोटी गिरी नहीं। वह मगन होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है ही। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और न उसे कभी पता चलेगा कि मेरा नाम रम्पल स्टिक्सकिन है। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को उचित इनाम देकर वहाँ से विदा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुँचा। आज वह बहुत खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ ले आया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है। आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठाक मेरा नाम न बता सकते हो, चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो। मैं इसी में लपेट कर उसे घर ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड न लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे उसे अभी उसका नाम मालूम नहीं हुआ हो। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियन है? नहीं, मेरा नाम यह नहीं है, बूढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा। तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। बूढ़े ने खूब ज़ोर से कहा और फिर कम्बल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ, अब बेकार का बहाना न बनाओ और बच्चे को कम्बल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो तुम्हारा नाम रम्पल स्टिक्सकिन है? यह सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। वह मारे गुस्से के ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और ज़मीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने ज़ोर से पैर पटकिया कि उसका पैर ज़मीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़े ने अपना पैर ज़मीन में से बाहर निकाला। उसे बहुत चोट आई थी। वह ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर भाग गया। जाते जाते वह अपना कम्बल भी उठा ले गया। उसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी महल में आराम से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
नमस्कार दोस्तों लीजिए एक और मज़ेदार कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक चतुर सुनार। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने मंत्रियों से कही, सबने हामी भर दी सिवाय एक के। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, हमारे अपने राज्य में भी। राजा बोला, मैं नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। पर महाराज, यह बात सच है भी तो क्या वे लोग स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने प्रश्न किया। राजा बोला, आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूँगा। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलावा भेजा। आदेशानुसार सुनार आ पहुँचे। सब हैरान थे कि आखिर क्या मामला है। एक ने पूछा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में किसी का विवाह है या राज अभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही हैं? हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हों और उन्हें तुड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हो। दूसरे ने जवाब दिया। तीसरा सुनार बोला, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती हैं, यह मामला तो महाराज से जुड़ा हुआ है। मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। एक और सुनार बोला, मदन, जो सुनारों में सबसे छोटा था, बोला, इस तरह अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं, महाराज स्वयं ही बता देंगे कि बात क्या है। इतने में राजा कमरे में प्रविष्ट हुए। राजा ने कहा, मैंने आप लोगों से सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और मुझे आशा है कि आप सभी सच बोलेंगे। यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए थोड़ा सा स्वर्ण दूं तो क्या आप मेरे जाने बगैर उस सोने में से जरा सा भी सोना चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, हाँ हाँ बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जी हाँ महाराज, यह संभव है, यदि हम सचमुच चाहें तो सब कुछ संभव है। सभी सुनार एक स्वर में बोले, अच्छा। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? कुछ सुनार बोले, हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं। दूसरे सुनार बोले, हम आधा किलो निकाल सकते हैं और मैं चाहूँ तो पूरा ही उड़ा सकता हूँ। सबसे छोटा मदन बोला। राजा ने नज़र भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश करके देखो। राजा मदन से बोला, तुम रोज़ राजमहल आओगे, वहाँ मेरे दिए हुए स्वर्ण वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा मेरा अंगरक्षक तुम पर नज़र रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे, अपने पहने हुए वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले भी तुम्हारी तलाशी हो जाएगी। जब तक तुम एक गणपति नहीं बना लेते तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या चलती रहेगी। जी महाराज, मदन प्रसन्नतापूर्वक बोला। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? राजा ने फिर पूछा। मदन बोला, जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूँगा। राजा बोला, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुझे दे दूंगा। पर अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज, मदन फिर मुस्कुराते हुए बोला। राजा बोला, याद रहे, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर पूरी तरह से नज़र रखेंगे। दूसरे सुनार बोले, पागल हो गए हो क्या मदन? तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या, ऐसे कड़े पहरे के बीच तो कोई भी सुनार ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। मदन अगले दिन सुबह सुबह ही महल पहुँच गया। उसे दूसरे कपड़े पहनने
सोना और औजार लिए और अपना काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। राजा भी अधिकतर वहीं आसपास रहता। मदन अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि सभी मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को अपने वस्त्र फिर से उतारता, राजा के आदमियों के सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता था जिसके बारे में किसी को मालूम तक नहीं था। मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा भी घर पर बना रहा था, जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा रोज होता रहा। दिन भर राज सेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात को चुपके से पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभी उसकी बहन उसकी मदद किया करती। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गई। 7वें दिन मदन ने गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। क्या यह पूरी हो गई? राजा की आवाज़ में उत्सुकता थी। मदन बोला, बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताज़े दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह उसे मैं चमकाऊंगा। यह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राजा हैरान था। मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते हुए नहीं सुना। मदन ने कहा, यह मेरी खास तकनीक है। क्या मुझे ताज़े दही का एक बड़ा सा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है। शाही पहरेदार मुंह बिचकाते हुए बोले, संध्या के समय भला ताज़ा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही नहीं जमाते जिससे कि वह सुबह तक पककर तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रख देते। मदन बोला, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्या बाजार से भी दही नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। तुम क्या बेच रही हो? पहरेदार जोर से चिल्लाया तो युवती बोली, ताज़ा दही। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही नहीं बिका। अब इसे वापस घर लेकर जा रही हूँ। रुको। राजा का नौकर बोला, इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। सोच रहा था कि दही में नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मदन बोला, मैं पहले इसकी जांच करूँगा, जाने अच्छा भी है या नहीं। मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ताज़ा माल है। तुमने अगर ख़राब कर दिया तो ये आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, ठीक ही लगता है। कहते हुए उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की की सोने को असरफी दी। वह जानने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर आवाज़ दी। वह बोला, मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा, इसमें पानी ज़्यादा है और इससे मूर्ति की वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताज़ा दही लेकर अपना काम करूँगा। और मैं क्या इस दही का अचार डालूँ? लड़की गुस्से में बोली। अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, और खबरदार ज़्यादा बड़बड़ की तो भूल गई, महाराज ने इसकी तुम्हें कीमत दे दी है। लड़की ने अपना घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताज़े दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया। इसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर हो गया था। महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। शिवम, मैंने इसमें बहुत सारा सोना दिया है और इसने मूर्ति भी मेरे सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि यह मूर्ति केवल पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। यह तो कमाल हो गया। राजा चकित था। मैंने कहा था ना कि मैं कर सकता हूँ। मदन मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला,
आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसमें यह चकमा कैसे दिया। तो मदन ने कहा, महाराज क्या आप वादा करेंगे कि मेरे सच बताने पर आप मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे। तो राजा ने कहा कि विश्वास रखो, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई कि वह दही बेचने वाली लड़की मेरी ही बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहाँ पर आ पहुँची थी। और पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की निकाल ली। कहानी सुनकर राजा पहले तो बहुत हैरान हुआ और फिर उठकर हंस पड़ा। भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसे बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों के सामने भी झूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया और राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके जरूर। नमस्कार दोस्तों लीजिए एक और मज़ेदार कहानी, एक राजा और चोर की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था जिसके खजाने भरपूर भरे हुए थे। एक दिन कालू नाम के चोर ने राजा के खजाने को चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात को कालू राजा के महल में चोरी करने पहुंच गया। वह खजाने के दरवाज़ों में छेद करने लगा। राजा भी उस समय जगा हुआ था। उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर आया। आवाज़ खजाने की दिशा से आ रही थी। वह इसे जांचने वहां गया। राजा ने साधारण से वस्त्र पहने हुए थे और चोर उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा ने कालू से पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। कालू ने कहा कि श्रीमान, मैं चोर हूँ और खजाना लूटने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी चोर ही हो और इसी इरादे से आए हो। कोई नहीं, हम दोनों साथ ही अंदर चलकर खजाना लूट लेते हैं और खजाने का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और खजाने का सारा पैसा और जवाहरात लूटकर आधा आधा बांट लिया। वहाँ हीरे के 3 टुकड़े भी पड़े हुए थे। चोर ने कहा कि इन हीरों के 3 टुकड़ों को दोनों में कैसे बांटेंगे। तब राजा ने सुझाव दिया कि हम इन तीनों हीरों के टुकड़े में से एक टुकड़ा गरीब राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम दोनों आपस में रख लेते हैं। चोर इस बात पर राजी हो गया। जब चोर अपना हिस्सा लेकर जाने लगा तब राजा ने उससे उसका नाम और पता पूछा। कालू ने सच बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने अपना हिस्सा लिया और उसे अपने कमरे में छुपा दिया। अगली सुबह उसने प्रमुख मंत्रियों को खजाने का निरीक्षण करने के लिए कहा। मंत्री ने निरीक्षण करते वक्त देखा कि सारा खजाना खाली हो गया है, केवल हीरे का एक टुकड़ा ही बचा है। उसे पता चल गया कि खजाना चोरी हो गया है। उसने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि सब सोचेंगे कि चोर ने सारा का सारा खजाना लूट लिया है और कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई कि सारा खजाना चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि वे कालू को पकड़कर दरबार में ले आए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। जब कालू दरबार में पहुंचा तो वह राजा को पहचान नहीं पाया कि वह उसका चोर साथी है। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम ही वही चोर हो जिसने सारा खजाना लूटा है और कुछ नहीं छोड़ा। कालू ने सच सच बता दिया कि मैंने आधा खजाना लूटा है और आधा खजाना मेरे साथी ने लूटा है। मैंने साथी चोर की सलाह पर वहाँ एक हीरे का टुकड़ा आपके लिए छोड़ भी दिया था और वो टुकड़ा वहीं पर होगा। मंत्री ने राजा से कहा कि यह चोर झूठ बोल रहा है, मैंने खुद वहाँ जांचा परखा है, वहाँ कुछ नहीं था। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे मंत्री की तलाशी लें। तलाशी के वक्त मंत्री की जेब से वो हीरे का टुकड़ा मिल गया। इस प्रकार राजा ने अपनी चतुराई से अपना खजाना भी बचा लिया और अपने मंत्री की वफादारी के बारे में भी पता लगा लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी
किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और विश्वास के साथ काम करना चाहिए, ना कि धोखाधड़ी करनी चाहिए।